नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जैस्मिन कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय और केडी नाइट फुटबॉल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के दूसरे सीजन का समापन। टूर्नामेंट में 14 टीमों ने भाग लिया। बीदर फुटबॉल क्लब टीम ने जीता फाइनल। औरादबी तालुका के गवर्नमेंट फर्स्ट डिवीजन कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी, लेक्चर न होने से शिक्षा प्रभावित, छात्रों ने किया प्रदर्शन। जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इससे वैज्ञानिक बनना होगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह बात कही। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी मुस्लिम स्पीकर विवाद पर अड़ी रही, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया बचाव। क्या महाराष्ट्र में फिर से बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना? उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान ने बड़ी हलचल। कांग्रेस है तो मनी हिस्ट स्टोरी की क्या जरूरत? प्रधानमंत्री मोदी ने धीरज साहू के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 11 दिसंबर को बीदर के जैस्मिन कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय आरके नाइट फुटबॉल प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का फाइनल मैच हुआ। इस टूर्नामेंट में 14 टीमों ने भाग लिया था, जिनमें बीदर के अलावा कलबुर्गी, उदगीर, हैदराबाद शामिल हैं। इन सभी टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। 11 दिसंबर को हुए इस फाइनल मैच में रूही फुटबॉल क्लब और बीदर फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला हुआ और बीदर फुटबॉल क्लब टीम ने 2 गोल बनाकर फाइनल मैच जीत लिया। फाइनल जीतने वाली टीम को 15,000 रूपये नकद, गोल्ड कप और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 10,000 रूपये कैश और गोल्ड कप दिया गया। इस फुटबॉल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को जैस्मिन कॉलेज के चेयरमैन अजीज खान ने आयोजित किया था। बीदर के सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और सीएमसी काउंसलर साइमन जेशवा, वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी, फाइनल मैच के समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर केपी न्यूज 24/7 के संवाददाता असलम खान को शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इनके अलावा कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ, कांग्रेस नेता मोहम्मद अमजद, अलीमुद्दीन, बाबू तंबोली और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस और आरके फुटबॉल प्रीमियर लीग के आयोजक अजीज खान ने केपी न्यूज से बात। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, मौसम का मज़ा लिया जा रहा है आरके फुटबॉल टूर्नामेंट में। पूरे बिदर के नौजवान इसी ग्राउंड पे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि रूही इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की तरफ से यह टूर्नामेंट रखा गया है और जास्मिन ग्रुप बहुत ही अच्छे पैमाने पे 2-3 दिन से फेसबुक पे चल रहा है और नौजवानों में मोबाइल से दूरी रख के फुटबॉल की तरफ आए हैं। इसका पूरा क्रेडिट अजीज़ खान साहब को जाता है। वो ख़ासकर शुरू से स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो बहुत सीनियर है और पूरे फुटबॉल के शायकीन सीनियर्स यूसुफ भाई, जोशवा, असद खादरी, पूरी टीम जास्मिन कंपनी की पूरे दोस्त इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए हैं और मुझे कल आना नहीं हुआ, आज मौका मिला है। आज हमारे मिनिस्टर साहब सेशन में रहने से वो भी नहीं आए, उनको भी बहुत स्पोर्ट्स से लगाव है। मेरी दिल की गहराइयों से पूरे खेलने वालों को और देखने वालों को, बिदर की जनता को, खासकर फेसबुक पे जो भी देख रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अपना कीमती टाइम निकाल कर वो फुटबॉल देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। सेमीफाइनल चालू हुआ है, इंशाल्लाह ये मैच होने के बाद फाइनल होगा। सभी को मुबारक। नमस्ते, सत श्री अकाल। बीदर के दर्शकों को बताते चलो, आज सेमीफाइनल और फाइनल मैच है, जास्मिन ग्राउंड में खिलाया जा रहा है। हमारे बीदर सीएमसी चेयरमैन गौस साहब आज मेहमान खुसूसी हैं, चीफ गेस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, और हमारे बीदर के एडिशनल डीएसपी आने वाले, हाँ, और सिटी प्रेसिडेंट यूसुफ साहब, हमारे सीनियर खिलाड़ी पूरे बीदर स्पोर्टिंग के फारूक सर, मजीद सर, राशिद खादरी, असद खादरी, मसूद्दीन सर मेरे दाएं और मज़र खान दुरानी, मुकेश सोशल मीडिया इंचार्ज, यूसुफ भाई, अलीम भाई कांग्रेस लीडर, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये टूर्नामेंट बच्चों के लिए रखा गया है, जो कि बच्चे यहाँ के बीदर में अच्छा स्पोर्ट्स खेलना बोल के, दिन में टाइम नहीं मिलता बोल के शाम के टाइम इस वक्त को रखा गया है। शाम में अपनी पढ़ाई स्कूल जाके कोई काम वाम करके आने के बाद
फिर स्पोर्ट्स को जारी रखना, फिर 1 घंटे। बीदर जिला के औरद बी तालुका में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट डिवीजन कॉलेज औरद में व्याख्याताओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है और गेस्ट लेक्चर नहीं रहने से क्लास नहीं चल रही है, जिससे छात्रों का बड़ा नुकसान हो रहा है। कॉलेज में लेक्चर के न होने से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस संबंध में आज मंगलवार 12 दिसंबर को गवर्नमेंट फर्स्ट डिवीजन कॉलेज औरद के छात्र और छात्राओं ने जल्द से जल्द लेक्चरों को नियुक्त करने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के समीप कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और रैली निकाली गई। तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे को एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर विद्यार्थी पल्लवी ने छात्रों की समस्या के संबंध में दिए जाने वाले मेमोरेंडम को पढ़कर सुनाया। औरद बी तालुका के तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे ने संबोधित करते हुए इस मेमोरेंडम को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया तक पहुंचाने का वादा किया। तहसीलदार के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस कॉलेज में लेक्चरों की बहाली की मांग की गई। इस प्रदर्शन में छात्र समुदाय मंच और विद्यार्थी बंधुत्व वेदिके संगठन ने भाग लिया। छात्रों ने कहा कि लेक्चररों के न होने से कक्षाएं नहीं हो रही हैं और शिक्षा प्रभावित हो रही है, इसलिए छात्र समुदाय मंच अनुरोध करता है कि अतिथि व्याख्याताओं की मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। विद्यार्थी बंधुत्व वेदिके संगठन के जिला अध्यक्ष रत्नदीप कस्तूरे और विद्यार्थियों ने केपी न्यूज से बात की और कहा कि कॉलेज प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अनुरोध है कि शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय औरद बी में कुल लगभग BA, BSc और BCom के कुल 900 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ केवल 8 स्थायी प्रोफेसर है, 34 से अधिक अतिथि लेक्चर है और दिनांक 23 नवंबर 2023 से कक्षाओं से बहिष्कार कर दिया गया है। इसलिए छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और परीक्षाएं नजदीक आ रही है। इतनी जल्दी व्याख्यान के बिना परीक्षा देने के लिए छात्र बहुत चिंतित है। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಔರಾದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ 23/11/2023ರಿಂದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಔರಾದ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಔರಾದ ದಿನಾಂಕ 23/11/2023ರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಔರಾದ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು BA, BSc ಮತ್ತು BCom ಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 900ಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೇವಲ कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में आज क्या है बोल तो गवर्नमेंट फर्स्ट डिग्री कॉलेज के अंदर क्यों बोल तो लेक्चर नहीं रहने से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर आने के बाद क्या बोलते जो विद्यार्थियों ने 100% के साथ मैं कहना चाहता हूँ हमारे केपी न्यूज़ को बुलाया कि भी फिर भी क्या बोलते तो तालुका तहसीलदार के ऑफिस को आके क्या बोलते मेमोरेंडम दिए। खुद हमारे साथ क्या है बोलो तो ये स्टूडेंट खुद मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನ BSc ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು 15 ಡೇಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಂತೂ ನೀವು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವೇ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪಲ್ಲವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಏನೋ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಂತಾರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಗಳು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರತ್ನದೀಪ್ ಕಸ್ತೂರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ, ಬೀದರ್. एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फटकार के एक दिन बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि वह जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य में जो अभ्यास किया गया वह अवैज्ञानिक था। शिवकुमार का स्पष्टीकरण तब आया जब खड़गे ने राज्यसभा में एक बहस के दौरान कहा कि जाति जनगणना का विरोध करने के लिए सभी ऊंची जातियां एकजुट हैं। खड़गे ने यह टिप्पणी तब की जब बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बताया कि शिवकुमार ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। लिंगायत और वक्कलिगा, जिन्हें कर्नाटक में ऊंची जाति माना जाता है, अभी तक जारी होने वाली जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। शिवकुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वक्कलिगा हैं। सप्ताहांत की छुट्टी के बाद दोबारा शुरू हुई कर्नाटक विधानसभा में सोमवार को हंगामा देखने को मिला, जब बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने आवास मंत्री जमीर अहमद खान को उनके मुस्लिम स्पीकर बयान के लिए बर्खास्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना में एक चुनावी रैली के दौरान जमीर ने कहा कि कर्नाटक के कांग्रेस ने यूटी खादर को विधानसभा में पहला मुस्लिम स्पीकर नियुक्त किया है, जिनके सामने बीजेपी नेताओं को खड़े होकर नमस्कार करना पड़ता है। प्रातःकाल शुरू होते ही बीजेपी और जेडीएस विधायक सदन के वेल में आ गए। विपक्ष का तर्क था कि जमीर ने स्पीकर की कुर्सी का अपमान किया है। स्पीकर खादर को सत्र लगभग 1 घंटे के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्नाटक राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सोमवार रात करीब 11:30 पर एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी। राजभवन में बम विस्फोटक किया जाएगा। पुलिस हाई अलर्ट पर है और राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बम विरोधक दस्त तैनात कर तलाशी ली गई। पुलिस ने K9 यूनिट के साथ राजभवन को छोड़कर आसपास के सभी इलाकों की तलाशी ली। बाद में ये जानकारी झूठी साबित हुई। पुलिस धमकी भरा फोन करने वाले की तलाश कर रही है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। तेलंगाना में कुछ आईपीएस अधिकारियों का राज्य सरकार ने तबादला कर दिया है। के श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि अविनाश मोहंती को साइबराबाद का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।
रच चाकुंडा के पुलिस आयुक्त सुधीर बाबू होंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। संदीप शिंदालिया को नारकोटिक्स ब्यूरो का निर्देश नियुक्त किया गया है। वर्तमान में साइबराबाद और राचकुंडा के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। स्टीफन रविंद्र और डीएस चौहान की डीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पुरानी पेंशन योजना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योजना के खिलाफ उनका पहले का रुख बदल गया है। साथ ही उन्होंने कहा इस मामले पर वह सकारात्मक रूप से पुनर्विचार करेंगे। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वेतन पेंशन राशि के बीच संतुलन बनाना चाहती है। राज्य सरकार पर वित्त पर बोझ न पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस और मेरे बीच पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओपीएस के प्रति अपना विरोध जताया था। जब मैं अतीत में राज्य का वित्त मंत्री था तब मैंने भी एक सत्र के दौरान ऐसी ही बातें कही थी। हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक केंद्र इस लंबित मामले पर विचार करने के बारे में सोच रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने नशीले कारोबार का एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। रायगढ़ जिले के खोपली में पुलिस ने दावा कंपनी आंचल केमिकल पर छापेमारी कर 107 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की है। इस मामले में 3 ड्रग तस्करों की भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने कई और ठिकानों का पता बताया जहां पर ड्रग्स को छिपाया हुआ था। पुलिस ने इस गोदाम पर दाबिश देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 218 करोड़ रुपए कीमती का 174 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और जब्त की। पुलिस ने दोनों कार्रवाई में 325 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की है। रायगढ़ पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही रायगढ़ जिला स्थित खोपली में आंचल केमिकल नामक दवा कंपनी में छापेमारी की गई थी। इस मामले में तीनों ड्रग्स तस्करों कमल जसवानी, मतीन शेख और एंथोनी कुरकुटीकरण को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को चुनकर पूरे देश को हैरान कर दिया है। अब मोहन यादव पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार 12 दिसंबर को बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि मोहन यादव पर कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने मोहन यादव के खिलाफ बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उज्जैन मास्टर प्लान पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यही राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जयराम रमेश ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, चुनाव नतीजों के 8 दिन बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा, सिंहस्थ के लिए आरक्षित 872 एकड़ जमीन में से भू उपयोग बदलकर जमीन अलग कर दी गई। उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें वह गाली गलौज करते, धमकी देते और आपत्तिजनक बयान देते नजर आ रहे हैं। रमेश ने प्रधानमंत्री के मोदी की गारंटी वाले बयान पर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या यह मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी है। रमेश ने अपने दावों के समर्थन में एक न्यूज क्लिपिंग भी शेयर की है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही छापेमारी पूरी हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इस मामले पर ट्वीट कर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, भारत में मनी हिस्ट स्टोरी की जरूरत किसे है। अब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 वर्षों से प्रसिद्ध है और गिनती में आने वाली है। बता दें कि धीरज साहू के खिलाफ 6 दिसंबर से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी, जो 12 दिसंबर को खत्म हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बिजनेसमैन धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई मंगलवार को पूरी हो गई। 6 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में धीरज साहू के 9 ठिकानों पर छापा मारा गया था और तलाशी ली गई थी। छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है। आयकर विभाग ने छापेमारी की जानकारी प्रवर्तन निर्देशालय को दे दी है। अब इस पर ईडी की जांच होने की संभावना है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से राज्य विधानसभा में कुछ सीट आरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन का प्रावधान है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगात राय ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं करता, तब तक विधानसभा में सीट आरक्षित करने की जल्दबाजी क्यों है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया है। उन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि मूल मुद्दा जाति आधारित जनगणना है और लोगों का पैसा किसे मिल रहा है, वे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वे इससे दूर भागते हैं। हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों को वो मिलता है जिसके वे हकदार हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में हमारे सीएम भी ओबीसी थे, उन्होंने भी ओबीसी सीएम की घोषणा की, लेकिन सवाल यह है कि संरचना में उनका प्रतिशत कितना है। बीजेपी हमें इस मुद्दे से भटकाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातें करती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जैस्मिन कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय और केडी नाइट फुटबॉल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के दूसरे सीजन का समापन। टूर्नामेंट में 14 टीमों ने भाग लिया। बीदर फुटबॉल क्लब टीम ने जीता फाइनल। औरादबी तालुका के गवर्नमेंट फर्स्ट डिवीजन कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी, लेक्चर न होने से शिक्षा प्रभावित, छात्रों ने किया प्रदर्शन। जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इससे वैज्ञानिक बनना होगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह बात कही। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी मुस्लिम स्पीकर विवाद पर अड़ी रही, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया बचाव। क्या महाराष्ट्र में फिर से बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान ने बड़ी हलचल। कांग्रेस है तो मनी हिस्ट स्टोरी की क्या जरूरत, प्रधानमंत्री मोदी ने धीरज साहू के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।